सो हे एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम लॉग्स वैल्यूज़ को एक दो वैल्यूज़ लर्न करके बाकी सारी वैल्यूज़ को डेराइव कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी आपके पास है log 15, राइट। तो log 15 है। अब log 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 5 × 3, ठीक है। 3 आ गया तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस log 5 + 3। अब log 5 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसकी वैल्यू आई है 6990 प्लस log 3 की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी 4771। तो इनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ योर 1, 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 17, 6 और 4 10, 10 और 11 और 1, 1.171 इज़ द वैल्यू ऑफ log 15। तो ऐसे आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो उसमें आपके पास ऐसी अरेंजमेंट्स बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे आप log 15 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास log 100/200। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0। तो हमारे पास आ गया log 1/2। तो 1/2 डिवाइड में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? log 1 - log 2। तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010। तो सॉल्व करके आ जाएगा 0, 9, 9 या 9, नहीं सॉरी, मेरे को लगा 1 है आगे, तो यही आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो -0.3010, ठीक है। उसके बाद है log 150/300। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 1 15, 15 थ्रू द क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो log 1/2 सेम हमारे पास। अब है log 150, ठीक है। log 150 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? log 150 को हम लिख सकते हैं log 50 × 10, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो हमारे पास है कि आप ट्राई करो, जब भी आपने इसको ब्रेक करना है ट्राई करो कि अगर 10 की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, बिकॉज log 10 क्या होता है हमारे पास 1, फिर कैलकुलेशन ईजी होगी। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे लिखेंगे? प्लस करके। log 15 तो यहाँ क्या आ जाएगा? log 10। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। और 15 की कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। तो जो उसकी वैल्यू आएगी 1 में ऐड करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लॉग्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं, जो कि हमने स्टार्ट करा हुआ है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या करा था? उसमें आपके पास लास्ट हमने रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का करा था, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि हमारे पास आया था K = 2.300/T log of A/A-x, राइट। अब इसी फॉर्म को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.300 हेयर T log, ऊपर आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हियर A0 क्या है? आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है? आपकी फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कि हमें कौन सा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसमें कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ होता है आपके पास, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ये के है इसका हमारे पास हाफ लाइफ बचता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ है, मतलब जब हमारा जो टी है वो क्या होगा? टी हाफ। तो जब भी हमारा टी हाफ होगा तो मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन, वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी। यही होगा हाफ का मतलब कि हमारी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने टी हाफ फाइंड करना है, इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से के एज इट इज़ आ गया, 2.300 एज इट इज़ आ गया, टी के जगह क्या आ गया? टी हाफ। A0 एज इट इज़ आ गया, A0 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। नीचे क्या आ गया हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे log भी है। नीचे क्या आ गया हमारे पास? A0/2। तो ये 2 के चला जाएगा ऊपर, A0 से A0 कैंसिल, तो इस साइड आ जाएगा हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 2.300 हेयर के इनटू में आ गया log 2। तो log 2 की वैल्यू अभी हमने देखी है, तो 2.300
00 के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो जब यहाँ से हम t हाफ को सॉल्व करेंगे तो जो t हाफ है वो आ जाएगा 0.693 अपॉन k। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, कि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी जिसका हाफ लाइफ है कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है, तो वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आते हैं अगर हम एचपी टेट की बात करें। तो मैं टी हाफ को भी ऐसे रहने देती हूँ और जो ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं इसको भी योर टी। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास के दे रखा है, आपको यहाँ लिखती हूँ मैं, के दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, 1.5 और दे रखा है दैट ही सेड दैट हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ ए रिएक्टेंट टू कंज्यूम टू 3 ग्राम, कि आपके पास एक रिएक्टेंट है वो 5 ग्राम था तो वो 3 ग्राम तक पहुंच चुका है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 3 ग्राम तक पहुंचने के लिए, विच मीन्स उसने हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 5 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन इज 3 ग्राम। ये वैसे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये एक तरह से उसने मास दे रखा है। ठीक है, तो जब भी हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है तो हम m से डिवाइड करते हैं, तो m कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं बट उससे ईजिली हो जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, तो t फाइंड करेंगे 2.300 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा k लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 5, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 3, ऐसे। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ तो इसको सोल्व करेंगे, ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, तो इसके साथ कट हो जाएगा 2.300, यहाँ पे आता है 15, इसका पॉइंट हटा के 10 मैंने ऊपर लिख दिया, और ये लॉग है तो ये डिवाइड में है, तो हमारे पास क्या आएगा log 5 माइनस log 3। तो यही आपका वो क्वेश्चन था कि इसमें आप अप्रॉक्सीमेट में अगर वैल्यू कर देते तो आंसर नहीं आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में ऑप्शंस है 440, ऑप्शन है 444 सेकेंड है, फिर सी है 300, देन डी है 320, तो काफ़ी अप्रॉक्सीमेट्स वैल्यू है, तो इसीलिए हमें जो लॉग की वैल्यूज़ है उनकी नीड है 4 पॉइंट्स तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया 2300, नीचे हमारा 15 एज इट इज़ आ गया, और ये आ गया 100, तो इसको 10, इसको सॉल्व करेंगे log 5 की वैल्यू थी हमारे पास 0.6990, पॉइंट log 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.4771। ठीक है, तो ये आ गया, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दो कि सही लिखा है मैंने वैल्यूज़, 52 ओके, हाँ ये इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे 115 है, यहाँ पे 115 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा ये आ गया 2300 115 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 100 और माइनस करके क्या आया हमारे पास, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ बचा 8, 1, ये में से 7, देन यहाँ 9 में से 7, 2, फिर 2.0, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर कटिंग करनी है तो ये 20 पे कट हो जाएगा और ये 23 पे कट हो जाएगा, और इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली करें तो 100 पॉइंट क्या आएगा 30 ना 13, तो ये हमारे पास आ गया 100.13 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.2219, तो जब इसको सॉल्व करते हैं 44 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आता है, तो हमारा आंसर क्या है 44 सेकेंड। ठीक है, इसीलिए मैंने वो 4 पॉइंट्स तक आपको वैल्यूज़ के बारे में बताया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कि लॉग हमारे पास जो लॉग वैल्यूज़ है बाय क्यूपिन एजुकेशन, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसा, ये आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है,
उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हाफ लाइफ ये रहा उसकी वैल्यू, तो टी हाफ हमको फाइंड करना है, दैट इज योर 0.693। उसमें के दे रखा है, उसने कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। तो -6 ऊपर चला जाएगा और इसके भी पॉइंट हटा देते हैं, 6.93 थाउजेंड आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये 15 एज इट इज़, इसका एक 10 ऊपर चला गया और ये 10⁻6 भी ऊपर चला गया। ये कितना बन जाएगा 10⁻7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। तो जब ये ऊपर जाएगा 693 इंटू नीचे 15 बचता है हमारे पास, ये बच जाएगा 10⁻4। इसको सॉल्व करते हैं हम। 15 किस पे जाएगा, ये 15 4 द 60, हमारे पास बचता है 930, 6 पे चला जाएगा, फिर 0.332 पे 46.2 इंटू 10⁻4 हमारे पास हमारे रेट कांस्टेंट की पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की। उसके बाद और क्वेश्चन, दैट इज योर इन गिवन रिएक्शन रिएक्टेंट 70% कंज्यूम इन 50 सेकेंड। की कोई रिएक्टेंट है वो 75% कंज्यूम हो गया है 50 सेकेंड में। तो टाइम दे रखा है हेयर, टाइम इज 50 सेकेंड, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वो 75% कंज्यूम हो चुका है, विच मीन्स कि उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, अगर हम उसकी बात करें वो 100% होगी, ठीक है। इनिशियल, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है, तो जो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बिकॉज वो 75% कंज्यूम हो चुका है, तो मतलब 75 खत्म हो चुका है वो, तो मतलब 100 में से अगर हम 75 को माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आएगी, हमारी फाइनल कंसंट्रेशन जो कि है ए। तब यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, जितना हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हो चुका है वो वैल्यू होती है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। के ही फाइंड करना है 2.300, टी कितना आ गया हमारे पास 50 सेकेंड, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और फाइनल आई हमारे पास 25, कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी 2.300, 50 एज इट इज़, लॉग 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 को हम कैसे लिखेंगे 2 का 2, तो ये आएगा 2 इंटू लॉग 2। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, यहाँ पे 2, तो वैल्यू आ गई 0.6020, 60120 ऐसे, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई ऑप्शंस तो नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 2.3, यहाँ पे हमने 0.6 ले लिया और नीचे ले लिया अपना 50। तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 3 द 18, 6 2 द 12 और 13 पॉइंट है हमारे पास 2 के बाद, नीचे आ जाएगा 50। तो 1.38 अपॉन 50, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 50 से कर रहे हैं हम 0.0, 0 पे गया 13, फिर एक 0 आ जाएगी 138, तो 15 कितने पे जाएगा 2 पे ही जाएगा 15, फिर 380 हो जाएगा हमारे पास, फिर कितने पे जाएगा ये 7 पे, ऐसे अप्रॉक्सीमेशन करके मतलब हमारे पास आ जाएगा ये 50 30, फिर ये हमारे पास 6 पे चला जाएगा। तो ये आया हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 276 इंटू 10⁻⁻5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं हमने बताया था मैंने आपको। तो ये रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज़ योर पर सेकेंड, ऐसा उसने बताया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये हमारे पास ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल्स की, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, उसके हाफ लाइफ पे है, कंज्यूम हो रही है रिएक्शन कैसे, तो वो देख लिया हमने, लॉग वैल्यूज़ भी देख ली, ठीक है। बाकी कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट ऐसे PDF हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास लेट्स से कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शन, लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है कि A + B है,
इससे C बन रहा है, C प्लस डी है, इससे E बन रहा है, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, ऐसे करके लिख दिया उसने। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है उसने स्लोएस्ट स्टेप, मतलब ये स्लो है एज कम्पेयर टू दिस। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेप कोई रिएक्शन है तो उसका जो रेट है पर्टिकुलर रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जो हमारे पास स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास एक चीज। इसके बाद अब हम करेंगे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा सा आइडिया देते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आया है बट मेरे को लगता है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस तरफ को है हमारी एनर्जी और इस तरफ को है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन चल रही है आपकी। यहाँ पे पहले रिएक्टेंट आएंगे फिर प्रोडक्ट आएगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट है, यहाँ क्या है हमारा रिएक्टेंट, तो ये मैंने रिएक्शन का पाथ शो कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी हमारे डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं अपनी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक थी, उसके बाद ये एनर्जी कहाँ पहुँच रही है, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एक एनर्जी ये भी है हमारे पास। अगर हम बात करें, किसी और चौक से ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से ये जो है हमारी, ये भी है ना, तो ये हमारी टोटल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी सम ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट एंड दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इनका जो सम होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी मैं बताऊंगी क्या है हमारे पास। एक्टिवेशन एनर्जी और जो एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, इसका जो सम होता है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मतलब होता क्या है, अगर हम देखें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, लेट्स से हमारे पास A प्लस बी है, इससे क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है हमारे पास, ये उसमें से लिया हुआ है मैंने। तो A और B है, तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कोलाइड करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो। तो जो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है हमारे पास। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है तो अनस्टेबल है, कोई भी चीज़ अनस्टेबल है। पहले जो रिएक्टेंट अलग अलग थे वो स्टेबल थे, वो कंबाइन करे तो उन्होंने क्या बना दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए, राइट, तो जितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी तो उसके पास पर्टिकुलर एनर्जी हर एक रिएक्टेंट के पास तो होगी। उसके बाद यहाँ तक क्या है कि यहाँ हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, राइट, यहाँ हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पर्टिकुलर रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी अगर डेफिनेशन देखनी चाहिए तो डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम एनर्जी रेज्ड बाय द रिएक्टेंट टू गेट थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ली, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो अनस्टेबल है तो उसके बाद वो स्टेबिलिटी गेन के लिए एनर्जी क्या करेगा, लूज, तो लूज कर देगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। एक चीज़ और है, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, शायद वैसा आ सकता है। कैसे कि आपके पास लेट्स से कि ये दो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, एक ग्राफ ये है आपके पास, ठीक है, और लेट्स से एक ग्राफ ये है हमारे पास। हमें पता है यहाँ क्या है हमारा रिएक्टेंट, यहाँ क्या है प्रोडक्ट, यहाँ क्या है रिएक्टेंट, यहाँ क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है दैट इज योर लेस देन प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट की एनर्जी है
वो हमारे नहीं, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये आ सकता है कि ये जो ग्राफ है ना, चाहे एक पूछ ले, वो कौन सी एनर्जी को शो कर रहा है। तो जब हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कम है, वो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास? स्टेबल। तो वो कौन सी एनर्जी होती है वहाँ पे? एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब वो ग्राफ, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज हुई। तो कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है, उसमें से हीट जो है वो क्या होती है? रिलीज। तो यहाँ पे रिलीज ही हुई है ज़्यादा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि इनसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। तो ये किसका ग्राफ हुआ हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और जहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे ऐड हुई ना, ये देखो, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी थी कुछ ना कुछ, उसके बाद प्रोडक्ट की उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा मीन्स ऐड हुई एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो किसका ग्राफ है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का क्यों बताया? बिकॉज आपको क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, राइट, तो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो उनकी वेरिएशन आपको बतानी है। ठीक है, उनकी वेरिएशन बताने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी का आइडिया होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, एक आर्निहस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज K इज इक्वल टू AERT। ठीक है, K इज रेट कांस्टेंट, E इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, और A क्या है हमारे पास? आर्हीनियस कांस्टेंट या फैक्टर बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो नेक्स्ट एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, या फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी के, आई थिंक सो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं डालेंगे वो, बट वो रिलेशन पूछ सकते हैं कि रेट कांस्टेंट, ये जो रिलेशन है हमारा, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो वो किसने दिया था? हमारे आर्हेनियस ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, अभी हम पढ़ते हैं कि जो वो मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ कि टेम्परेचर या फिर हमारे पास कैटेलिस्ट है, वो कैसे हमारे रेट कांस्टेंट को मतलब इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं कैटेलिस्ट। पहला क्या है हमारे पास? कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या है? कैटेलिस्ट इज दैट सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि मतलब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके रेट को वो इंक्रीज कर देता है विदाउट इटसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, कि खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कई बार इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन होता है कि ये क्या है, तो इसी में से एक दो लाइन उन्होंने लिखी होती है। तो ये कैटेलिस्ट है। तो कैटेलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे पास ये थी, ऐसे था ना, लाइक सी ऐसे जो हमने बनाया, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा पाथ है ये हमारा विदाउट कैटेलिस्ट। ये पाथ कैसा है हमारा? विदाउट कैटेलिस्ट। तो जब हम रिएक्शन में मतलब कैटेलिस्ट ऐड करते हैं तो एनर्जी तो उतनी रहेगी, बट जो ये पाथ है ये ऐसे आया, तो ये हो गया विद कैटेलिस्ट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, ये होगी हमारे पास EA1 और ये यहाँ तक है EA2। कैसे लिखूँ? EA2। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है वो ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट से, बिकॉज जो विद कैटेलिस्ट है, मतलब जो कैटेलिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब कैटेलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं मतलब। ठीक है, उससे लो हुई तो पाथ क्या होगा हमारा? छोटा। तो अब उसको सिर्फ इस पाथ से जाना पड़ेगा, पहले वो इस पाथ से जा रहा है, तो वो अगर उसका पाथ छोटा होगा तो वो फास्ट होगी रिएक्शन। दैट्स वाई जब भी हम किसी भी रिएक्शन में कैटेलिस्ट ऐड करते हैं तो उसका रेट जो है वो क्या हो जाता है? फास्ट। ठीक है, रेट क्या हुआ? कैटेलिस्ट क्या करता है हमारे पास? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, ये हमारे कैटलिस्ट का काम होता है, जो हमारी रिएक्शन है उसको, उसके रेट को फास्ट करना बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, अगर वो रेट को इंक्रीज कर रहा है तो किस वजह से इंक्रीज होता है, किस वजह से कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है हमारे पास, लोअर हो जाती है, राइट। तो अब हम करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, that is your effect of temperature। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है, लेट्स से कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास, नहीं सॉरी, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तो रेट क्या है हमारे पास के। अब लेट्स से मैंने कितना कर दिया टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो बोलता है कि वो क्या हो जाएगा 2K। तो इफेक्टिव टेम्परेचर में क्या है, एवरी 10 डिग्री राइज इन अ टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या बढ़ता है, कि अगर हम +10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डबल। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता होता है हमारे पास, डबल। ठीक है, उसके बाद एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम आई थिंक सो डेल्टा टी से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास होता है रेट कांस्टेंट एट, मतलब जैसे यहाँ पे है कि T + 10 टेम्परेचर पे अपॉन रेट कांस्टेंट एट T। दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। अभी तक इस पे क्वेश्चन तो नहीं आया है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, बट ये क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 10 डिग्री राइज करने से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है हमारी, डबल। इसके ऊपर नहीं आया तो आ सकता है हमारे पास। अगर कोई इसकी यूनिट पूछे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो ऊपर भी टेम्परेचर है नीचे भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल, तो इसकी नो यूनिट, तो हमारे पास इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करूँ HP टेट मेडिकल या नॉन मेडिकल की, तो उसमें यही सारे टॉपिक्स है जो जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जिन टॉपिक्स में से नहीं आए, हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर्स में या आने वाले जो पेपर्स होंगे उसमें आ सकता है, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा मॉल कॉन्सेप्ट टॉपिक खत्म हुआ, सेकेंड हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कंबाइन जो भी 12 ईयर्स में मेडिकल में या फिर नॉन मेडिकल में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।